नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसा खेल जो कभी गांव की धूल मिट्टी में बिना किसी साजो सामान के खेला जाता था, वो आज करोड़ों की कमाई वाला एक चमकता हुआ ग्लोबल इवेंट कैसे बन गया। आज हम इसी रोमांचक सफर को डिकोड करने जा रहे हैं, जहां कबड्डी ने अपनी रूरल रूट से निकलकर एक ग्लोबल स्पेक्टेकल बनने तक का रास्ता तय किया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि एक 4000 साल पुराना सर्वाइवल गेम जिसमें ना कोई बैट चाहिए था ना कोई बॉल, वो अचानक से एक मल्टी मिलियन डॉलर टेलीविजन फ्रेंचाइजी कैसे बन गया। मतलब आज इसकी व्यूअरशिप सीधे सीधे क्रिकेट को टक्कर दे रही है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे की जो कहानी है वो सच में आपको हैरान कर देगी। तो सबसे पहले एंशिएंट रूट्स एंड रूरल ओरिजिन्स की बात करते हैं। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस खेल की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को खंगालते हैं। इस खेल का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 4000 साल पुराना है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसके तार सीधे महाभारत से जुड़े हैं, जहां कहा जाता है कि महान योद्धा अर्जुन की युद्ध रणनीति इस खेल से काफी मिलती जुलती थी। और तो और गौतम बुद्ध भी इसे अपने मनोरंजन के लिए खेला करते थे। खैर, सदियों बाद 1921 और 1923 के बीच महाराष्ट्र में पहली बार इसके नियम कानून कागज पर उतारे गए। और फिर आया 1936 का साल, जब बर्लिन ओलंपिक में पहली बार दुनिया ने इस भारतीय खेल का जलवा देखा। लेकिन अगर हम इसके एकदम मूल विचार पर जाएं, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था। ये जिंदा रहने की एक प्राचीन तकनीक थी। तमिलनाडु के प्राचीन अयार कबीले की एक परंपरा थी, जल्लीकट्टू। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद खतरनाक था। एक बेकाबू सांड को बिना छुए उसे काबू में करना। सच कहूं तो ये खेल हमेशा से ही ग्रामीण जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों और उनके गजब के लचीलेपन का एक जीता जागता सबूत रहा है। रूल्स ऑफ द गेम। अब देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन संघर्ष आज के इस हाई वोल्टेज नियमों में बंधे हुए खेल में बदल गया। आज जब हम कबड्डी देखते हैं तो मुख्य रूप से इसके दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। पहला है स्टैंडर्ड स्टाइल। ये वही स्टाइल है जो हम टीवी पर या इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं। इसे 13 बाई 10 मीटर के इंडोर सिंथेटिक मैट पर 7-7 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। और दूसरा है सर्कल स्टाइल। ये इसका ठेठ पारंपरिक आउटडोर वर्जन है जो खास तौर पर पंजाब में बहुत मशहूर है। ये खुले मैदान में मिट्टी के बीच 22 मीटर के एक बड़े से गोल घेरे में खेला जाता है, एकदम देसी अंदाज। अब बात करते हैं खेल की जान की, यानी रेडर की। टीम का सबसे तेज, सबसे फुर्तीला खिलाड़ी। रेडर वो अटैकिंग खिलाड़ी होता है जिसे अकेले ही सामने वाली टीम के पाले में घुसना होता है, वहां मौजूद डिफेंडर्स को छूना यानी टैग करना होता है और फिर सही सलामत अपनी लाइन के इस पार वापस लौटना होता है। पूरी की पूरी आक्रामक रणनीति बस इसी एक खिलाड़ी की ताकत और फुर्ती पर टिकी होती है। जरा सोचिए, एक रेडर को दुश्मन के पाले में जाकर कुछ ही सेकंड्स में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले गहरी सांस रोककर लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना, फिर बोक लाइन को पार करना, किसी डिफेंडर को आउट करने के लिए उसे तेजी से टैग करना और फिर सांस टूटने या समय खत्म होने से पहले तेजी से अपने पाले में वापस छलांग लगाना। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी के सीन जैसा। लेकिन असली गेम चेंजर तो ये नए आधुनिक नियम साबित हुए, जैसे कि प्रति रेड के लिए सिर्फ 30 सेकंड का शॉट क्लॉक। फिर आई डू और डाई रेड्स, यानी अगर 2 बार आप खाली हाथ लौटे तो तीसरी बार पॉइंट लाना ही होगा, वरना आप आउट। और हाँ, सुपर टैकल को कैसे भूल सकते हैं। अगर सिर्फ 3 या उससे कम डिफेंडर्स ने मिलकर रेडर को दबोच लिया तो सीधे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों ने ना खेल में एक ऐसी बिजली सी भर दी है कि अब हर पल रोमांच बना रहता है। एंटरिंग द इंटरनेशनल स्टेज। गांव के छोटे छोटे टूर्नामेंट्स से निकलकर भारत का ये खेल ग्लोबल स्टेज पर कैसे छाया, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम ग्लोबल डोमिनेंस की बात करें तो 2004, 2007 और 2016 के वर्ल्ड कप के आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। हर बार चैंपियन कौन? भारत। और हर बार फाइनल में सामने कौन? हमारा कट्टर प्रतिद्वंदी ईरान। इस खेल के स्टैंडर्ड स्टाइल में भारतीय टीम का जो दबदबा रहा है वो सच में अनमैच्ड है। मतलब कोई आसपास भी नहीं फटकता। और बात सिर्फ वर्ल्ड कप की नहीं है। 1990 में जब से इस खेल को एशियन गेम्स में शामिल किया गया, तब से अब तक हुए 9 आयोजनों में से 8 बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। 9 में से 8 बार। क्या आप इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की कल्पना कर सकते हैं? ये सब मुमकिन हुआ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की शानदार कोचिंग व्यवस्था और अनूप कुमार तथा अजय ठाकुर जैसे लेजेंडरी खिलाड़ियों की बदौलत। द प्रो कबड्डी रेवोल्यूशन
साल 2014, एक ऐसा साल जिसने इस खेल की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। सच कहूं तो शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। खेल के जानकारों को लगता था कि ये तो बस एक गांव देहात का खेल है। उन्हें लगता था कि पूरे भारत में इसे कोई नहीं देखेगा। लोगों का सीधा सा मानना था कि ये टीवी पर चलने वाला माल नहीं है। प्रो कबड्डी लीग के सामने कामयाबी की वो पहाड़ी थी जिसे चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 2.65 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये स्टार रेडर पवन सहरावत के लिए लगी हालिया बोली है। जरा सोचिए, लीग के पहले सीजन में जो सबसे बड़ी बोली लगी थी वो राकेश कुमार के लिए थी, और वो थी महज 12.8 लाख रुपए। कुछ ही सालों में 12 लाख से सीधे 3.25 करोड़। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि आज इस खेल और इसके खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू कहां पहुंच चुकी है। इस रातों रात मिली सफलता का सबसे बड़ा राज था इसका मैदान से मैट तक का शानदार मेकओवर। आयोजकों ने आंख मूंद कर क्रिकेट की नकल नहीं की, उन्होंने बाकायदा इस खेल की स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग की। धूल भरे मैदानों की जगह चमचमाते इंडोर सिंथेटिक मैट आ गए। प्रोडक्शन एकदम ग्लिट्जी और टीवी फ्रेंडली बना दिया गया। पटना पायरेट्स जैसी रंग बिरंगी फ्रेंचाइजी टीमें आईं, और नतीजा क्या हुआ? आज इसकी व्यूअरशिप आईपीएल जैसी विशाल लीग के 50% तक पहुंच गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और हां, अगर हम पैसों की बात करें तो लीग की जो वित्तीय सेहत है वो गजब की मजबूत है। दुनिया में ऐसे बहुत कम स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स होते हैं जो असल में मुनाफा कमाते हैं। आज पीकेएल की फ्रेंचाइजी टीमें मुनाफे में हैं। उनका कुल खर्च लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए आता है। खिलाड़ियों की बोलियां करोड़ों पार कर रही हैं, और सेंट्रल मीडिया राइट्स से होने वाली आमदनी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। कुल मिलाकर फाइनेंशियली ये एक सुपर हिट फॉर्मूला बन चुका है। अ ग्लोबल स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल। अब बात करते हैं कि कैसे इस खेल ने अपनी भौगोलिक सीमाएं तोड़ दी हैं। आज ये खेल सिर्फ पंजाब या हरियाणा के खेतों तक सीमित नहीं है। व्यावसायीकरण यानी प्रोफेशनलिज्म ने सब कुछ बदल दिया है। खिलाड़ियों को अब वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट मिल रहा है। विदेशी खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण कोरिया से लेकर सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका तक इसका इंटरनेशनल दायरा बहुत तेजी से फैल रहा है। और सबसे अच्छी बात, अब एथलीट्स बिना किसी फिक्र के इसे अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से गुजरने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या 4000 साल पुराना भारत की मिट्टी से उपजा ये खेल एक दिन ओलंपिक गेम्स में अपनी स्थायी जगह बना पाएगा? जिस रफ्तार से इसका विकास हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये कोई दूर का सपना नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस खास डिकोड में बस इतना ही।